हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स खेल पर। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी गाउस के नियम पे, गाउस के नियम के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और हमारा जो टॉपिक है वही है गाउस का नियम। और गाउस के नियम के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं कि गाउस के नियम के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो क्या हैं। तो जो गाउस के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनमें हमने कुछ बिंदुओं पे चर्चा कर ली थी और कुछ बिंदुओं पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमने चर्चा क्या की थी, हमने क्या था कि गाउस के नियम से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है उस विद्युत फ्लक्स का मान समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0 होता है। अर्थात निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान आवेशों के बीजगणितीय योग पर निर्भर करता है, उस माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्भर करता है। साथ ही साथ निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, शून्य हो सकता है। विद्युत फ्लक्स का जो मान है लिए गए गाउसीय पृष्ठ की जो आकृति है, आकार है या क्षेत्रफल है, उस गाउसीय पृष्ठ की आकृति, आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान है उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान है यह स्थिर व गतिशील दोनों प्रकार के आवेशों के लिए लागू होता है, जबकि जो कूलॉम का नियम है केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। इसका तात्पर्य है कि गाउस का जो नियम है वो अधिक वाइड है, अधिक विस्तृत है और व्यापक है। इसी प्रकार से निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान है उस लिए गए बंद पृष्ठ में आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता कि वो आवेश किस प्रकार से वितरित है, दूर दूर है या पास पास। निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान है लिए गए गाउसीय पृष्ठ के बाहर के आवेशों पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि यहाँ जो समीशन क्यू होता है वो उस गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। इस प्रकार से हमने कुछ बिंदुओं की चर्चा पिछले वीडियो में की थी जो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। अब आज हम एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसकी चर्चा करना चाहते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक बात और डिस्कस की थी कि विद्युत फ्लक्स का मान 0 हो सकता है, परंतु उस समय विद्युत फ्लक्स जब 0 है उस समय विद्युत क्षेत्र का 0 होना आवश्यक नहीं है। विद्युत क्षेत्र 0 हो भी सकता है और नहीं भी। एग्जाम्पल से हमने इसको समझा भी था कि अब आपके पास एक गाउसीय पृष्ठ है, उस गाउसीय पृष्ठ के अंदर यदि एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, जैसे कि ये गाउसीय पृष्ठ है, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव है। इस विद्युत द्विध्रुव के लिए यदि फ्लक्स का मान निकालें तो फ्लक्स के लिए समीशन क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 0 अपॉन एप्सिलॉन 0। आंसर कितना आएगा, 0। समीशन क्यू 0 कैसे होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू कितना होगा, 0 होगा। लेकिन इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर कोई पॉइंट लें या निरक्ष पर कोई पॉइंट लें तो इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष पर जो तीव्रता उत्पन्न होती है वो होती है अक्ष पर 2 kp अपॉन में r क्यूब और निरक्ष पर होती है kp अपॉन में r क्यूब। इसका मतलब इस गाउसीय पृष्ठ से जो परिबद्ध आवेश है उसका मान 0 होने के कारण फ्लक्स तो 0 है, परंतु फ्लक्स 0 होने के बावजूद भी विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है। अर्थात किसी गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध फ्लक्स 0 हो तो यह जरूरी नहीं है कि उस गाउसीय पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र भी 0 होगा। इन सभी बिंदुओं की हमने चर्चा पिछले वीडियो में कर ली थी। अब हम आगे चर्चा करना चाहते हैं इस वीडियो से संबंधित, तो वो देखिए क्या है। अब हमारा अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसी वीडियो से आगे शुरू करते हुए, यदि कोई बंद पृष्ठ जो है जिसे हम गाउसीय पृष्ठ कहते हैं, वो गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स यदि 0 है, यदि कोई गाउसीय पृष्ठ है या कोई बंद पृष्ठ है और इससे निकलने वाला जो विद्युतीय फ्लक्स है 0 है, इसका तात्पर्य यह है कि उस गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध जो भी आवेश है उन आवेशों का बीजगणितीय योग समीशन क्यू क्या है, 0। क्योंकि जब समीशन क्यू 0 होगा तभी फ्लक्स 0 होगा। या दूसरे शब्दों में उस गाउसीय पृष्ठ के द्वारा कोई भी आवेश परिबद्ध नहीं है। दो ही कंडीशन है, दोबारा सुनिए। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है गाउस के नियम का, यदि किसी गाउसीय पृष्ठ या बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स 0 है तो यह तभी संभव है, नंबर 1, जब उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध सभी आवेशों का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0। दूसरी बात, यदि उस गाउसीय पृष्ठ या बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स 0 है, यह तभी संभव है जब उस गाउसीय पृष्ठ ने कोई भी आवेश परिबद्ध किया ही नहीं।
तो इन दो कंडीशन में निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? 0, चाहे वह गाउसीय पृष्ठ समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्यमान हो चाहे असमरूप विद्युत क्षेत्र में विद्यमान हो। दोबारा सुनिए, यदि किसी बंद पृष्ठ या गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स 0 है तो यह दो ही कंडीशन में संभव है। फ्लक्स का मान 0 कब हो सकता है? नंबर 1, यदि उस गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध सभी आवेशों का बीजगणितीय योग कितना हो? 0। और नंबर 2, यदि उस गाउसीय पृष्ठ ने कोई भी आवेश परिबद्ध नहीं किया, चाहे वह गाउसीय पृष्ठ समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्यमान हो चाहे वह असमरूप विद्युत क्षेत्र में विद्यमान हो। तो ये हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु था। तो ये गाउस के नियम के सारे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे, वो आपको हमने यहाँ बता दिए हैं। कुछ हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी और कुछ आज हमने इस वीडियो में चर्चा कर ली है। अब हमारा गाउस के नियम से संबंधित और फ्लक्स से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। एक न्यूमेरिकल है आपके सामने, मैं यहाँ वैल्यू उसकी स्टेटमेंट रिटर्न कर रहा हूँ। 0.3 मीटर त्रिज्या, 0.3 मीटर त्रिज्या, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, 0.3 मीटर त्रिज्या है, स्मॉल आर का मान है 0.3 मीटर। 0.3 मीटर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है और उसके केंद्र पे, सेंटर पॉइंट पे, ये कोई गोलीय पृष्ठ है। इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर है और इसकी वैल्यू कितनी है? 0.3 मीटर। और इसके केंद्र पे आवेश है और उस आवेश Q की वैल्यू कितनी है? उस आवेश Q की वैल्यू है आपके पास 7.6 मिली कूलाम, वैल्यू है 7.6 मिली कूलाम। यदि इसे चेंज करें तो इसका आंसर होगा 7.6 इंटू 10⁻³ कूलाम। ठीक है, क्योंकि मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो एक 0.3 मीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ के केंद्र पे 7 मिली कूलाम का आवेश स्थित है। तो इस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध या निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? तो आप लिखेंगे वी नो दैट फाई इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। समीशन क्यू की जो वैल्यू है, समीशन मतलब इस गाउसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश वो कितना है? 7.6 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपके पास है 8.854 इंटू 10⁻12 और इसका जो आंसर है वो है लगभग 8.6 इंटू 10⁵, 8.6 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन का आंसर जो हमारे पास जो आया है उसमें हमारे पास जो वैल्यू है समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 है। समीशन क्यू है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू नॉन है, तो फिर ये क्यों दिया गया है? वैसे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दी जाती है। इस क्वेश्चन का एक तरीका और भी है करने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से कर सकते हैं, अगर आप इसे इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ई वेक्टर की वैल्यू आपके पास नहीं है, आपको ई वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे? ये बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के कारण आपको इतनी दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। कितना होगा? वो होगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। कितना होगा? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 है, 9 इंटू 10⁹। क्यू की वैल्यू आपके पास है 7.6 इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू भी आपके पास है 0.3 मीटर। तो इस बिंदु आवेश के कारण इसके पृष्ठ पर यानी इतनी दूरी पे तीव्रता का मान आ गया ds। डॉट हटाएंगे तो कोस भी आएगा, कोस थीटा आएगा। और ds की वैल्यू, ds क्षेत्रफल है और गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो आंसर आएगा के क्यू अपॉन में r² इंटू 4πr² इंटू कोस। एक आर से आर क्या हो गया? कैंसिल। सॉरी, r² से r² क्या हो गया? कैंसिल।
तो आंसर आएगा के क्यू अपॉन में 4 पाई, और कोस के साथ थीटा आएगा। थीटा क्या है, यदि यहाँ पे अल्पांश लिया जाए तो इस अल्पांश के लिए क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, बाहर की ओर, और यदि यहाँ परीक्षण धनावेश रखें तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण एकांक दिख रहेगा बाहर की ओर। इसका तात्पर्य ई वेक्टर भी बाहर की ओर होगा, तो थीटा कितना होगा, 0। तो थीटा 0 हुआ तो कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू 1। तो इस वैल्यू को हल करके हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कुल मिला के अगर आप देखें तो इस वैल्यू से जो आंसर आएगा वो बिल्कुल डिटो सेम आ रहा है। कैसे, देखिए Q इंटू 4 पाई, के की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1। 4 पाई से 4 पाई क्या हुआ, कैंसिल, तो आंसर क्या बचा, Q अपॉन में एप्सिलॉन 0। तो देखिए हमने भी तो वही किया है, Q अपॉन में एप्सिलॉन 0। इसका मतलब यहाँ से एक बात भी कंफर्म हो रही है कि फ्लक्स की वैल्यू ई वेक्टर डॉट डी से फाइंड कीजिए या समीशन Q अपॉन में एप्सिलॉन 0 से फाइंड कीजिए, दोनों का मान एक ही आएगा। मैं आपको दोबारा से डिस्क्राइब कर देता हूँ। 1.3 मीटर त्रिज्या का गोला था जिसके केंद्र पे 7.6 मिली कूलम आवेश था, और आपको इससे निर्गत फ्लक्स निकालना था। वो गाउस के नियम हमने समीशन Q अपॉन में एप्सिलॉन 0 वैल्यू पुट की, उसे वैल्यू आई। हम ई वेक्टर डॉट डी से वैल्यू फाइंड कर सकते थे। ई वेक्टर डॉट डी में जब डॉट उठाया तो कोस थीटा आया। ई की वैल्यू इस बिंदु आवेश के कारण इस गोलीय पृष्ठ की सतह पर यानी इतनी दूरी पर r दूरी पर कितनी तीव्रता होगी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हुआ, कैंसल, तो क्या बचा के क्यू इंटू 4 पाई। और यहाँ कोस के साथ 0 क्यों एंगल, अगर इस पर एक क्षेत्रफल सदिश लिया जाए ds, तो उस ds वेक्टर की दिशा बाहर की ओर होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर। और यदि यहाँ परीक्षण धनावेश रखा जाए तो इसके कारण एकांक तेज रहेगा बाहर की ओर, तो ये वेक्टर भी बाहर की ओर, ds वेक्टर भी बाहर की ओर, तो थीटा कितना होगा 0, कोस 0 की वैल्यू 1। और जब इसे हल किया तो यही आंसर आएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि कई बार न्यूमेरिकल के अंदर कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं होती, लेकिन उस न्यूमेरिकल वैल्यू को देखकर हमें कन्फ्यूजन होती है कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ नहीं हुई तो हमारा न्यूमेरिकल गलत ना हो जाए। तो आपके सामने है, हमने यहाँ भी आर का यूज़ करने की कोशिश की लेकिन आर यूज़ नहीं हुआ, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आर का यूज़ नहीं हो रहा था। तो कई बार न्यूमेरिकल में कुछ एक वैल्यू एक्स्ट्रा दी जाती है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, लेकिन इससे घबराना नहीं है क्योंकि दोनों तरीके से हमने करके देखा, दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है जो आपको ये साबित करता है, ये आपको दर्शाता है कि आपको जब न्यूमेरिकल दिया जा रहा है और आपके दिमाग में जो प्रश्न चल रहा है उसका आंसर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप फाइंड कर पा रहे हैं तो वो सही है। कुछ वैल्यू ऐसी होती है कई बार जो न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं होती, दी जाती है, सिर्फ उससे हम क्या कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, डर जाते हैं कि कहीं हमारा न्यूमेरिकल गलत ना हो जाए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या होगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अर्धगोला है और इस अर्धगोले के केंद्र पर एक आवेश Q स्थित है। एक अर्धगोला है Q और इस अर्धगोले के केंद्र पर एक आवेश प्लस Q स्थित है, और इस अर्धगोले से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन की वर्डिंग दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। चित्रानुसार एक अर्धगोला है, इसके केंद्र पर एक प्लस Q आवेश स्थित है, इस अर्धगोले से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या होगा, आप लिखेंगे वी नो दैट फ्रॉम गाउस लॉ, वी नो दैट फ्रॉम गाउस लॉ। गाउस लॉ से फ्लक्स क्या होता है, समीशन Q अपॉन में एप्सिलॉन 0। अब समीशन Q चाहिए आपको, और समीशन Q क्या होता है, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे माना इस अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर एक अर्धगोला सममिति से और बना लेते हैं, खींच लेते हैं, तो ये पूरा बंद पृष्ठ हो गया। तो अब इस बंद पृष्ठ ने कितना आवेश परिबद्ध किया, देखिए आपके सामने ये यहाँ से ये पूरा बंद गोला हो गया, और इस बंद गोले ने कितना आवेश घेर रखा है, Q। तो अब लिखेंगे समीशन Q, और यहाँ आप स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, माना अर्धगोले की त्रिज्या के समान, अर्धगोले की त्रिज्या के समान एक अर्धगोला सममिति के आधार पर और खींचा जाता है, अतः अर्धगोले के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश समीशन Q बराबर Q। यहाँ आपको स्टेटमेंट लिखनी है, माना
अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर एक अर्धगोला सममिति के आधार पर खींचा जाता है। सममिति का मतलब समान, जैसा ये है वैसा ही है। अर्धगोले की त्रिज्या के समान त्रिज्या के आधार पर एक अर्धगोला सममिति के आधार पर खींचा जाता है। अतः संपूर्ण गोले के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश समीशन Q बराबर Q, ये आंसर है। क्योंकि ये तो पूरे गोले के द्वारा परिबद्ध है, आप यहां लिख सकते हैं संपूर्ण गोले के द्वारा निर्गत फ्लक्स, इसलिए अर्धगोले के द्वारा निर्गत फ्लक्स। क्यों? क्योंकि आपको प्रश्न में तो अर्धगोला ही दिया गया था, प्रश्न में आधा गोला ही था, तो अर्धगोले के द्वारा निर्गत फ्लक्स 5 मान लेते हैं, तो 5 E बराबर 5E अपॉन में 2 आधा हो जाएगा। अगर पूरे गोले से इतना निकल रहा है तो आधे गोले से आधा निकलेगा। 5 की वैल्यू क्या है? Q अपॉन में एप्सिलॉन 0 और अपॉन में क्या चल रहा है? हाफ। तो अर्धगोले से निर्गत विद्युत फ्लक्स 5 बराबर हाफ Q अपॉन में एप्सिलॉन 0। तो ये आपका क्वेश्चन और उसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, एक अर्धगोला है इस तरह से और दो स्थितियां हैं उसकी। इस तरह से आपके सामने अर्धगोला है ये। इस अर्धगोले में जो विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर, ये E वेक्टर पहली कंडीशन है, ये A नंबर। ये E वेक्टर इस अर्धगोले के आधार के, ये आधार है इसका, इस आधार के क्या है? समांतर है। ये स्थिति B है। और यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है अर्धगोले के आधार के क्या है? लंबवत है। आधार तो ये है, विद्युत क्षेत्र इसके क्या है? लंबवत। क्वेश्चन ये है कि दोनों स्थितियों में विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। दोनों स्थितियों में विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको दोबारा बोल रहा हूँ। चित्रानुसार दो स्थितियां A व B है जिसमें एक अर्धगोला प्रदर्शित है। दोनों स्थितियों में एक समान विद्युत क्षेत्र E है। प्रथम स्थिति के अनुसार विद्युत क्षेत्र गोले के आधार के समांतर है, जबकि द्वितीय स्थिति में आधार के लंबवत है विद्युत क्षेत्र। तो दोनों स्थितियों में निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है तो हम क्या लिखते हैं? माना अर्धगोला दो भाग वक्र पृष्ठ व आधार भाग से मिलकर बना है। माना अर्धगोला दो भाग वक्र पृष्ठ व आधार भाग से मिलकर बना है, जहां फाई सी वक्र पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स व फाई बी आधार भाग से निर्गत विद्युत फ्लक्स है। फाई सी, फाई मतलब फ्लक्स, सी मतलब कर्व यानी वक्र पृष्ठ। फाई सी फ्लक्स कर्व वक्र पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स है। और फाई बी, फाई का मतलब फ्लक्स और बी का मतलब बेस आधार। फाई बी आधार भाग से निर्गत विद्युत फ्लक्स है। तो दो प्रकार के फ्लक्स मान लिए, एक तो जो वक्र पृष्ठ से निकलेगा इस वक्र पृष्ठ से, एक जो आधार से निकलेगा। एक जो इस वक्र पृष्ठ से निकलेगा और एक जो इस आधार से निकलेगा। बी का मतलब बेस है और सी का मतलब कर्व है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सी का मतलब कर्व, कर्व का मतलब वक्र पृष्ठ और बी का मतलब बेस, बेस का मतलब आधार। इसलिए कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स क्या होगा? फाई ई बराबर
फाइव बी प्लस फाइव सी, फाइव बी प्लस फाइव सी, समीकरण नंबर 1। अब आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में जो है इस अर्धगोले के द्वारा कोई भी आवेश परिबद्ध नहीं है। तो आप यहां लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है कि अर्धगोले के द्वारा परिबद्ध यानी घेरा गया कुल आवेश समीशन क्यू कितने हैं, 0। और यदि कुल आवेश समीशन क्यू 0 है अर्थात फ्लक्स का मान भी कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। समीशन क्यू की वैल्यू कितनी है, 0 है। देखिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है चित्र के अकॉर्डिंग। तो समीशन क्यू की वैल्यू 0 पुट की तो 0 अपॉन में एप्सिलॉन 0, 0। तो फ्लक्स का मान 0 आया। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखिए। तो आप लिखेंगे बाय 1 एंड 2। जब बाय 1 एंड 2 से यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 5b प्लस 5c। तो 5b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 5c। 5b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 5c। ये समीकरण नंबर 3। तो यहाँ तक समझ आया होगा। माना अर्धगोला 2 भाग, एक वक्र पृष्ठ है और एक आधार भाग है, से मिलकर बना है। 5c जो है वो वक्र पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स है और जो 5b है वो आधार भाग से निर्गत फ्लक्स है। सेम कंडीशन यहाँ दोनों के एक साथ बात कर रहे हैं। तो कुल फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, 5b फ्लक्स ऑफ बेस प्लस 5c फ्लक्स ऑफ कर्व पार्ट। b मतलब बेस, c मतलब कर्व। लेकिन हमें पता है कि इन पूरे अर्धगोले ने चित्र में कोई भी यहाँ पे आवेश नहीं परिबद्ध किया, आवेश 0 है यहाँ पर। तो अर्धगोले के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश कितना है, समीशन क्यू 0। तो समीशन फाई बराबर क्या होता है, समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0 गाउस के नियम से। समीशन क्यू की वैल्यू 0, तो 0 अपॉन में एप्सिलॉन 0, 0। तो फाई का मान 0। ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 5b प्लस 5c। 5b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5c। अब देखिए अब यहाँ क्या है, जो ये इसका बेस पार्ट है, इस बेस का क्षेत्रफल सदिश जो होगा ds वेक्टर वो नीचे की ओर होगा। क्योंकि यदि मैं इस अर्धगोले को, यूं अर्धगोला है, इसका ये बेस है, इसे मैं देखूंगा तो क्षेत्रफल सदिश हमारी आंखों की ओर नीचे की ओर होगा। तो 5b का मान क्या होगा, 5b होगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर होगा। सिंपल सी बात है, फ्लक्स होता है ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और आपको यहाँ स्पष्ट पता लग रहा है कि ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर को जब खोलेंगे तो साथ में क्या आएगा, कोस थीटा। अब ये है ई वेक्टर आपके सामने और ये है ds वेक्टर, तो थीटा कितना बन रहा है, 90। तो ये आएगा ई ds कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू 0। तो 5b का मान कितना आ गया, 0। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस स्थिति ए में आधार भाग से निर्गत फ्लक्स 0 है और आधार भाग से निर्गत फ्लक्स 0 है। तो समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में रखिए। तो 5c कितना आएगा, 0 बाय 3 एंड 4। तो c भी 0 आ गया, कितना आ गया, c 0। तो 5b भी 0, 5c भी 0, तो कुल फ्लक्स भी 0। क्योंकि कुल फ्लक्स 5e बराबर क्या था, 5c प्लस 5b। 5b भी 0, 5c भी 0 हो गया, यहाँ वैल्यू पुट करते ही 5b 0 तो 5c 0, तो कुल फ्लक्स भी क्या हो गया, 0। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट है। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या होगा। समीकरण तो आपके पास कॉमन है ही यहाँ पर, ये तो देखिए आगे सेकंड पार्ट में ई वेक्टर तो ऊपर की ओर है, लेकिन इसका क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर कहाँ होगा, नीचे की ओर। ds वेक्टर क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, नीचे की ओर, क्योंकि ये अर्ध वक्र पृष्ठ है, यूं है तो नीचे देखेंगे, ऐसे देखेंगे इसको तो नीचे की ओर होगा क्षेत्रफल सदिश। ई वेक्टर ऊपर की ओर है, दोनों एक दूसरे के प्रति समांतर हैं, तो थीटा कितना होगा, 180। तो यहाँ से यदि हम 5b निकालें तो ये आएगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, डॉट हटाएंगे तो ई ds कोस थीटा, ये आएगा ई ds कोस 180।
ई। ds की वैल्यू अर्धगोले का क्षेत्रफल, पूरे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल आधा, तो 4 पाई आर स्क्वायर बटे 2 यानी 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। और कोस 180 का मान -1, तो वैल्यू आएगी -2 पाई आर स्क्वायर इंटू ई, -2 पाई आर स्क्वायर इंटू ई। ये फाई बी की वैल्यू है, और ये फाई बी की वैल्यू जब आप फाई सी के समीकरण 3 में पुट करेंगे समीकरण 5 से, तो क्या वैल्यू आएगी, बाय 4 एंड 5 वैल्यू पुट कीजिए, तो फाई बी का मान आएगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर इंटू ई। फाइव बी का मान जब यहाँ मान पुट करेंगे तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो जो वैल्यू नेगेटिव में थी वो क्या आ गई, पॉजिटिव। तो फाइव बी का मान तो है -2 पाई आर स्क्वायर इंटू ई, फाइव बी का मान है 2 पाई आर स्क्वायर इंटू ई, लेकिन टोटल फ्लक्स अभी भी 0 ही आएगा। कैसे, क्योंकि फाइव ई बराबर था फाइव बी प्लस फाइव सी, फाइव बी की वैल्यू तो पॉजिटिव है, ये पुट करेंगे, और फाइव सी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो आंसर तो कितना आएगा, अभी भी 0। तो टोटल फ्लक्स तो 0 ही होगा, जितना फ्लक्स यहाँ से प्रवेश कर रहा है उतना फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है, जितना फ्लक्स इस आधार भाग में प्रवेश कर रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा है, जितनी बल रेखा में प्रवेश कर रही है उतनी बाहर निकल रही है, तो टोटल फ्लक्स तो 0 है, नेगेटिव है, सही है। ये फाइव बी की वैल्यू थी, ये फाइव सी की वैल्यू, सॉरी बाई 4 एंड 5 जब यहाँ फाइव बी का मान पुट करेंगे यहाँ से, ये फाइव बी की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करेंगे तो फाइव सी की वैल्यू आएगी, सही है। तो देखिए फाइव बी का मान नेगेटिव है और फाइव सी का मान कैसा है, पॉजिटिव, तो फाइव बी का मान नेगेटिव, फाइव सी का मान पॉजिटिव पुट करेंगे तो कुल फ्लक्स तो 0 ही आएगा। लेकिन जितना फ्लक्स यहाँ प्रवेश कर रहा है उतना ही फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है, जितनी बल रेखाएं यहाँ से प्रवेश कर रही है उतनी बल रेखाएं यहाँ से निकल रही है, और हम जानते हैं कि प्रवेश करने वाला फ्लक्स कैसा होता है, नेगेटिव। तो आधार भाग में प्रवेश कर रहा है तो देखो फ्लक्स कैसा है, नेगेटिव। जो फ्लक्स निकलता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। तो सी भाग से यानी वक्र भाग से फ्लक्स निकल रहा है, बल रेखाएं निकल रही है, तो ये कैसा है, पॉजिटिव। इस प्रकार ए और बी पार्ट आपके दोनों कंप्लीट हो गए। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना कि वैल्यू पुट करते इसमें गड़बड़ हो गई थी हमारे से, समीकरण 4 से और 5 से जब मान पुट किया तो 5C का मान निकाला था हमने, ये बाय मिस्टेक 5B लिखा गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट।